हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। तो मैंने इससे पहले दो वीडियोस बनाई हैं क्लास 11 के लिए, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंट कौन होता है। हमने काफ़ी टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो अकाउंट्स में होती हैं वो सीखी हैं, वो क्या होती है समझी हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस देख ली हैं तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, तभी आप इस वीडियो को आगे देख भी पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस दो वीडियोस देखें, और अगर वो दो वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने काफ़ी बेसिक टर्म्स आप लोगों को बता दिया है। जैसे पहला एसेट, एसेट क्या होती है वो बता दिया, एसेट्स के टाइप्स क्या हैं वो बता दिया है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में। लायबिलिटी, लायबिलिटी भी मैंने बता दिया, इसके टाइप डिस्कस हो चुके हैं। डेटर्स, डेटर्स का कोई टाइप नहीं होता, ठीक है। डेटर मतलब जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, हमने क्रेडिट से उधार में सेल करिए, क्रेडिट सेल करिए या उधार पैसे दे रखे हैं तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं वो। इसका एक रिवर्स होता है क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसे देने होते हैं, हमने अगर इनसे क्रेडिट परचेज कर रखा है तो। क्रेडिट हमें समझ लिया था, परचेज। परचेज आपके दो टाइप के होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अगर कैश परचेज तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं आप तो यहाँ से आपके क्रेडिटर क्रिएट हो जाते हैं। सेम सेल्स होती है, और जब आप जो माल खरीदेंगे उसको आप उसमें थोड़े चेंजेस करके थोड़ा उसको बनाने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद, क्योंकि आप जो परचेज करेंगे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। जब आप उसे बना, सपोज मैंने रॉ मटेरियल में प्लास्टिक खरीदा, इंक खरीदी, ठीक है, मार्कर बनाने के लिए, तो प्लास्टिक और इंक क्या होगी, मेरे लिए परचेज हो गई, रॉ मटेरियल में खरीद रहा हूँ। अब इसको ही मैंने यूज़ करके, अपने परचेज को यूज़ करके मार्कर बनाया है। अब इसे मैं बेचूंगा ताकि मुझे कुछ रिवेन्यू मिले। रिवेन्यू मतलब पैसा आए, तो रिवेन्यू भी मैं बता चुका हूँ। रिवेन्यू मतलब जितना आप सेल करते हैं उससे आपको कितनी इनकम जनरेट होती है, ठीक है। मैंने 10 मार्कर बेचा, एक मार्कर 5 रुपये का था, 50 रुपये मेरी रिवेन्यू है। अभी तक उसमें से मैंने अपनी कॉस्ट माइनस नहीं करी है, क्योंकि मैंने कुछ परचेज करे थे, मैंने इसको बनाते वक्त मैंने वर्कर्स को वेजेस भी दिए थे, सैलरीज दी थी, रेंट मेरा लगा था, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा था, तो वो सब मैंने माइनस नहीं करा। बट अभी क्या है, रिवेन्यू मतलब जितने मार्कर बेचे इनटू प्राइस पर मार्कर, तो टोटल आएगा वो क्या होगा, रिवेन्यू होगा, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट शायद मैंने अपनी वीडियोज में डिस्कस किया नहीं था, वैसे आप लोगों को सबको कॉस्ट पता होता है। कॉस्ट होती क्या है, वही मेरे जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं किसी चीज़ को बनाने में, ताकि वो सेल करने लायक हो जाए वो प्रोडक्ट, तो वो क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करता हूँ तो क्या निकल के आता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो चुका है। प्रॉफिट तो आप लोगों को पता ही क्या होता है, क्लियर है। और अगर सेल भी दो टाइप की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे यहाँ से डेटर्स बनते हैं, क्लियर है। एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट और एक्सपेंस में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्सपेंस आपका कॉस्ट ही माना जाएगा, बट यहाँ पे जो कॉस्ट मतलब क्या होते हैं, हम यहाँ पे कॉस्ट की सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो चीज, मतलब कॉस्ट मतलब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। जैसे इस मार्कर को मैंने बनाया, इस मार्कर को हम जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको अगर हम सैलरी या वेजेस दे रहे हैं वो मेरी कॉस्ट है। जिस जगह पे बना रहे हैं उसका अगर रेंट हम पे कर रहे हैं वो मेरी कॉस्ट है। वहाँ पे जो बिजली यूज़ हो रही है उसका हम जो इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं वो हमारी क्या है, कॉस्ट है। तो वो सब जो मैंने अभी आपको एक्सपेंसेस बताए वो कॉस्ट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके इस मार्कर को बनाने के लिए। अब उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है, उसे हम कॉस्ट नहीं बोलेंगे। और ठीक है, क्लियर है। एक्सपेंसेस हो गया। इनकम, इनकम भी आपकी रेवेन्यू की तरह ही होती है, बट रेवेन्यू मतलब सिर्फ सेल करके जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू, और इनकम मतलब टोटली आपको सेल करके कितना आ रहा है। आपने अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां से आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आपकी इनकम है, तो इनकम में जुड़ जाता है, रेवेन्यू भी जुड़ जाता है और अदर इनकम से जुड़ जाते हैं, तो इनकम कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो ये सब अगर आप समझ लिए हैं आप लोगों ने तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको मैं दोबारा बोलूँगा, मेरी आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब तो आईपीएल भी शुरू हो गए हैं, तो आईपीएल आए हैं आप लोग देख रहे होंगे। मेरी जो फेवरेट टीम है वो क्या है, एमआई, मुंबई इंडियंस, ठीक है। सबकी अपनी अपनी फेवरेट टीम होती है। अभी पता नहीं मुंबई पॉइंट टेबल पे कहाँ है, कोई बात नहीं। आईपीएल भी शुरू नहीं होने वाला, जब
मतलब अभी एमआई का मैच आई थिंक आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक 27 है, आज 27 का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक कल या परसों है एमआई का मैच, तब देखेंगे। ठीक है, भारी बातें बाद में, अब दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ या जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है, जर्नल एंट्री। आज हम लोग जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स का जो सबसे बेस वाला जो चीज़ है ना आपका, क्या वो बेसिक टर्म्स हो गया था पहले तो, जो हमने बेसिक टर्म्स हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, हमें जर्नल एंट्रीज करने आनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री से पहले का स्टेप क्या था, हमें बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए थे, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप मेरी 2 वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है वो सब बेसिक टर्म्स के बारे में, आपको नॉलेज है, डीप नॉलेज नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। डीप नॉलेज अभी आप जब काफ़ी चैप्टर्स कर लेंगे तब जाके आपको समझ आएगा। जनरल एंट्रीज आप करते रहेंगे, इसके बाद आप अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा। लेकिन ऊपर ऊपर से आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर बेसिक टर्म्स हैं क्या, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम लोग जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। तो जनरल एंट्री डिस्कस करने से पहले का जो स्टेप एक है वो क्या है, हमें रूल पता होना चाहिए। रूल पता होना चाहिए किस चीज़ का, हम लोग अकाउंट में 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे पढ़ा के इनकम मिल रही होगी और मैं कुछ खर्चे भी कर रहा हूँ। मैंने अपना जो कोचिंग सेंटर है रेंट पे ले रखा होगा, उसका रेंट पे करूँगा, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी पे करूँगा, और भी काफ़ी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। बट मुझे जो बच्चों से फीस मिलेगी वो क्या है, मेरी इनकम। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दूँ कि भाई जितना मैं बच्चों से फीस ले रहा हूँ और जितना मेरे खर्च हो जाता है महीने में, मेरे पास कितना बच रहा है, यानी कि बेसिकली मुझे एक महीने में कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वो मुझे पता होना चाहिए। ताकि जब 1 साल बीत जाए, 1 साल में मुझे पता लग जाए मैंने इतनी इनकम अर्न करी है, मैं अपने इनकम टैक्स भी भर सकूँ। ठीक है, तो अगर इनकम टैक्स, अब जैसे कि भाई मैं अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं करता, मुझे पता ही नहीं मैं कितनी इनकम कमाता हूँ। अब और मैं मतलब इसका मतलब मुझे लगता है जैसे अभी जो लिमिट चल रही है वो 2.5 लाख चल रही है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने 2.5 लाख से कम ही कमाता हूँ, तो मुझे आइडिया भरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा अंदाज़ा लगाया बिकॉज मैं भी अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा। अब हो सकता है क्या पता मैं किसी से 2.5 लाख से ज़्यादा कमा लूँ, 3 लाख 3.5 लाख। तो इसके लिए क्या होगा, अब भाई मैंने उस टाइम उस साल भी यही सोचूंगा कि भाई मेरी तो इनकम 2.5 लाख से कम है, मुझे तो पता ही नहीं रहेगा, तो मुझे उस टाइम आईटीआर भरना चाहिए था, बट मैंने नहीं भरा, तो ये मेरी गलती है। तो एक तो मैं आपको कॉमन एक एरर बता रहा हूँ क्या हो सकता है। लेकिन पहली बात तो मुझे अपना प्रॉफिट पता करना है, उसके लिए मैं एक खुद से अपने होता है ना कि हाँ भाई मैं कितना कमा रहा हूँ, हमें खुद जानना चाहते हैं। आईटीआर की तो बात बाद में। अब जब इनकम पता लग जाएगी, हम भाई अगर हम रोज़ के हिसाब चलें तो भाई 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, तो भाई आईटीआर भी फिर फाइल करना पड़ेगा, हमें अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए होता है। तो अब भाई अकाउंट्स मेंटेन में कैसे करूँगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर लूँगा मैं जब आपको बता रहा हूँ लोकली, एक रजिस्टर लूँगा, वहाँ पे मैं पहले स्टूडेंट्स के नाम लिखूँगा कि मैं कितने स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ 1 महीने में, उनसे फिर जो फीस कितनी है, कितनी आ गई अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की, और कितनी आउटस्टैंडिंग है। जरूरी नहीं है हर बच्चा हर बार अपनी पूरे मंथ की फीस दे दे। कभी अगर सपोज मैं 1000 रुपये फीस ले रहा हूँ, किसी ने इस महीने 800 दिए, बोला भैया अगले महीने 200 आपको दे दूँगा, यानी कि अगले महीने 1200 दे दूँगा। क्लियर, ऐसा हो सकता है। अब एक बच्चा है, उसने बोला भैया मैं आपको पूरे साल की फीस अभी दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, 1000 × 12 12,000 है, तुम 11,000 दे दो। ठीक है, उसने मुझे पैसा एडवांस दिया है, हो सकता है। तो इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले एक जर्नल एंट्री उसके लिए सबसे पहले करते हैं। हम जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब वो ट्रांजेक्शन, अभी जैसे कि एक रजिस्टर मैंने लिया, उसमें मैंने इकट्ठा लिख दिया कि इस बच्चे से 500, इस बच्चे से 1000 आई है, इस बच्चे से 2000 आई है, इस बच्चे से 500 आई, इस बच्चे से 800 आई है। मैंने यहाँ पे सारा इकट्ठा लिख दिया कि एक्चुअल मेरी फीस कितनी है, कितना एडवांस मिला, कितना कम मिला है, यानी कि आउटस्टैंडिंग कितना मुझे नहीं मिला इस महीने, इकट्ठा लिख रखा है। तो वो हो गई मेरी जर्नल एंट्री, जो मैं वो रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट कर दूंगा कि किस बच्चे से पूरी फीस आ गई है, किस बच्चे से कम फीस आई इस महीने, किस बच्चे से ज़्यादा फीस आई है। तो वो क्या होता है, लेजर्स अकाउंट होते हैं। थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे उसकी मीनिंग, बट अभी आप समझ लीजिए। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज सारी ट्रांजेक्शन हम इकट्ठा एक रजिस्टर पे रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद लेजर्स हम बनाते हैं। लेजर्स में हम हर किसी का अकाउंट अलग अलग मेंटेन करते हैं। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग का जैसे अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो 10 लोगों का मैं अकाउंट अलग अलग बनाऊंगा।
उसे हम क्या कहेंगे, लेजर्स कहेंगे। क्लियर है। तो फिर लेजर्स के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या है, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, असेट, लायबिलिटी, खर्चे, इनकम, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही, जितने भी ट्रांजेक्शन में यूज़ हो रहा है, जिस चीज़ के लेजर्स बने हुए हैं, सबको मैं एक रजिस्टर पे लिखूंगा और उसके नेचर डिफाइन कर लूँगा कि कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट, कौन सा डेबिट, और ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होना चाहिए, डेबिट बराबर क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग के आ गया कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए और होगा ही, ठीक है। किसी भी केस में आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देना, वो बराबर होगा। तब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, वो भी बात की बात है। तभी हम जनरल एंट्री सीख रहे हैं। जनरल एंट्री के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले एक होता है पर्सनल अकाउंट, मीन्स कोई भी पर्सन हो गया, इसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्म, कंपनी। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन को भी लेते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को भी लेते हैं, जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट की कुछ एग्जांपल है। इस पर्सनल अकाउंट के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट का रूल बताएगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जिससे आपको कुछ भी रिसीव हो रहा है, पैसे, कुछ भी चीज़ रिसीव हो रही है पैसे के अलावा, अदर कैश या अदर देन कैश, उसे आप डेबिट करोगे जनरल एंट्री करते वक्त, ये हमेशा ही डेबिट करोगे। और अगर आप उसे कुछ दे रहे हो, कैश दे रहे हो या अदर देन कैश दे रहे हो, तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। देखो बेसिकली ना डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है, बट हम इसे यूज़ कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं, इस वर्ड की कोई मीनिंग ही नहीं है। क्लियर है। बट बस एक टर्म बना रखी है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन, अच्छे से डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे हमने बता दिया कि डेबिट द रिसीवर, अगर मुझे राम से पैसे मिल रहे हैं तो राम को मैं डेबिट करूँगा, अगर मैं राम को पैसे दे रहा हूँ तो मैं राम को क्रेडिट करूँगा। अगर मुझे XYZ कंपनी से पैसे मिल रहे हैं तो मैं उसे डेबिट करूँगा, अगर मैं XYZ कंपनी को पैसे दे रहा हूँ तो उसे मैं क्रेडिट करूँगा। तो ये पर्सनल अकाउंट रहता है। दूसरा रियल अकाउंट। टोटल 3 अकाउंट्स हैं जो आपके पूरे जनरल एंट्री, पूरी अकाउंट्स को डिफाइन करेंगे। इन्हीं 3 के बेस पे आपको आगे चलना है। क्लियर। तो रियल अकाउंट हम लोग जिसकी बात करते हैं एसेट्स की, इसमें एसेट्स इंक्लूड होते हैं, इसमें एसेट्स इंक्लूड होते हैं। तो ये कहता है डेबिट what comes in and credit what goes out। यानी कि जो भी आता है, मीन्स जो भी एसेट आती है उसे आप डेबिट करोगे, और अगर कोई भी एसेट जाती है, एसेट आएगी कैसे, अगर आप एसेट खरीद रहे हो, और एसेट जाएगी जब आप एसेट बेच रहे हो। तो अगर एसेट आप परचेज कर रहे हो तो उसे डेबिट करोगे, अगर एसेट आप सेल कर रहे हो तो उसे आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है। ये किसी भी वजह से उस एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट होगा। थर्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, इसमें हम अपने सारे खर्चे और लॉसेस को इंक्लूड करते हैं और सारी इनकम और गेन्स को इंक्लूड करते हैं। खर्चे तो आपको पता ही डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं। लॉस कैसे हो गया, लॉस मतलब हो गया कि अचानक से कोई खर्चा हो जाना, जैसे आपके गोडाउन में आग लग गई, आपके जो भी गुड्स पड़े थे, प्लास्टिक पड़े थे, खराब हो गए, जल गए, पूरे बर्बाद हो गए, वो आपका लॉस है। क्लियर है। तो लॉस इसी टाइप का होता है। ठीक है। कहता है डेबिट
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी खर्चे और लॉस हैं आपके उसको डेबिट करो और जो भी इनकम और गेन है उसे क्रेडिट करो। लॉस का उल्टा गेन होता है भाई, जैसे मैंने बताया गोडाउन में आग लग गई, माल जल गया, अर्थक्वेक आ गया, आपकी बिल्डिंग ढह गई तो आपका लॉस हो गया। अब इसके अलावा क्या है, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको वहाँ से जो भी इनकम मिलेगी वो क्या है, गेन है, तो वो हो जाएगा। सॉरी थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, डील अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है। तो आपको थोड़ा टफ सा लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको। तो अगर मैं इसको सिंपल करना चाहूँ तो ऐसे मिटाते नहीं, इसे सिंपल क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग। आपको 5 टर्म्स लिख रहा हूँ, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। एक्सपेंस के साथ लॉस भी ले लो, इनकम के साथ गेन भी लिख लो आप लोग। आप एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो इन्हीं 5 हेड के अंदर ही होगी, इसके अलावा वो नहीं हो सकती। रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस है। फ़ोन खरीदा है, एसेट है। अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल है। सेल करके पैसा जनरेट करा है, इनकम है। लॉस, जैसे डेटर से आपको पैसे लेने थे, डेटर पैसे लेके भाग गया, बैड डेट्स हो गए, लॉस है वो भी। बैड डेट्स मैंने डिटेल में बता रखा है क्या होता है। बैड डेट्स वही है कि डेटर से पैसे लेने थे, वो पैसे लेके भाग गया, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऐसा आइटम है आपके बिजनेस में, वो इस 5 चीज़ों के अंदर ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, आप बस इन 5 चीज़ों के नेचर याद कर लो, ऑल गुड। आपको इन तीनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन 5 के नेचर याद कर लेते हैं तो। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। यानी कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप इसे क्रेडिट करके इंक्रीज करोगे, और अगर डिक्रीज करना होगा तो क्या करोगे, डेबिट। ठीक है। अब कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हो रही है, डेबिट। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कैसे होगा, आप एसेट परचेज कर रहे हो, आपके पास 2 फ़ोन थे, 1 फ़ोन और ले आए, 2 से 3 फ़ोन हो रहे हैं, डेबिट करोगे आप। अगर 2 फ़ोन थे, 1 बेच दिया तो डिक्रीज हो रहे हैं एसेट, तो क्रेडिट करोगे। बेसिकली इंक्रीज का याद कर लो, उसका रिवर्स कर देना डिक्रीज के लिए, और आसान हो गया, ठीक है। पहले तो 5 टर्म्स, इसके बस इंक्रीज वाले आपको याद रखने हैं, डिक्रीज के लिए उसका उल्टा कर देना आपको, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ही चल रहे हैं अपोजिट में, इसके अलावा तो कोई टर्म ही नहीं है। लायबिलिटी, क्रेडिट, एक्सपेंस, डेबिट, ये भी क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट वाले कितने हैं, 2, और बाकी क्या हैं, क्रेडिट वाले। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, इसका रिवर्स क्रेडिट, इसका रिवर्स डेबिट। क्लियर है? तो अब आप लोगों को क्या है कि पूरा इन 3 को याद करने की जरूरत नहीं। पहले तो आप भाई याद करोगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है। आप इसे बाइफरकेट करोगे। इससे अच्छा क्या है, आप इस 5 टर्म्स को याद रख लीजिए। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसे टर्म हो, जैसे मैंने अगर बोला कि राम को मैंने उधार में सामान बेचा था, ठीक है, हाँ, राम को मैंने उधार में सामान बेचा था, तो क्या बन जाएगा, वो पहली बात तो डेटर बनेगा। डेटर आप लोगों की क्या है, एसेट है, ठीक है। मैंने आपको एसेट के टाइप्स कराए थे अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने टाइप्स बताए थे जब, तो करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट लिखा था।
तो डेटर आपके करेंट एसेट होते हैं। आपको हर आइटम को फिर पता होना चाहिए कि वो किस हेड में आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं हम। आगे आपको ये 3 रूल समझ आ गए होंगे, तो अब हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अब जर्नल एंट्री आप लोगों के लिए करनी आसान है। इससे पहले ना एक चैप्टर है आप लोगों की बुक्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं वो भी पहले करा सकता था, बट मैंने सोचा मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है ना, उसका कोई भी लेन देन नहीं है जर्नल एंट्री से। ठीक है, पूरे चैप्टर से ही लेन देन नहीं है, बस वो एक अलग चैप्टर हाईलाइट होता है, वहाँ पर जर्नल एंट्री का यूज़ ही नहीं है। तो सभी करने का फ़ायदा नहीं है। अभी आप लोग सीख रहे हैं, थ्योरी पार्ट आपने भी सीखा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको थोड़ा अलग डायरेक्शन में लेके चला जाता, तो उसे हम बाद में करेंगे। इसलिए अभी हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, तो जो स्टेप वाइज आएगा, अकाउंटिंग अभी नहीं आ रहा अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे इस प्रोसेस में, तो नहीं कराना चाहिए। अब चलो करते हैं कुछ एग्जांपल्स। सपोज मोबाइल परचेज एट ₹10,000 इन कैश। मैंने एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया है 10,000 में कैश में। तो मेरे पास आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, बस आपको ये देखना आ रहा क्या है, जा क्या रहा है। मोबाइल फ़ोन परचेज कर रहा है कैश में, तो जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन आ रहा है और कैश जा रहा है। ये पता लग गया अभी क्या आ रहा है, क्या आ जा रहा है। यानी कि जो आ रहा है इंक्रीज करेगा और जो जा रहा है वो डिक्रीज करेगा। अब जो मोबाइल है वो किस कैटेगरी में आता है, मैं आपको जो मैंने 5 हेड लिखवाए तो उसी में से बताऊंगा। मोबाइल फ़ोन आप लोगों के लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज के लिए। तो यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम, अगर किसी भी एंट्री में नाम यूज हो रहा है, राम, श्याम, हिमांशु वगैरह, तो उसमें उसके साथ आप अकाउंट नहीं लगाते हो। उनके अलावा जो भी चीज़ें सबके साथ अकाउंट लगता है। मोबाइल फ़ोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थोड़ा फॉर्मेट होते जर्नल एंट्री करने का। पहले मैंने लिख दिया मोबाइल फ़ोन अकाउंट, फिर थोड़ा लंबा सा माइनस, फिर DR लिखोगे। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है DR, और हम एंट्री में क्रेडिट का कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते। क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है टू को। डेबिट के लिए हमने DR लिख दिया, मोबाइल फ़ोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट के लिए टू कैश अकाउंट। इसके नीचे टू नहीं लिखना, आपको थोड़ा साइड में जाके टू कैश अकाउंट लिखना है। फिर तो इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा आप जब फॉर्मेट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। तो मोबाइल फ़ोन 10,000 का डेबिट हो गया, उसके सामने में 10,000 लिख दिया आपने, और क्रेडिट वाले के कॉलम में 10,000 उसके सामने। ऊपर नीचे रहेगा और ऐसे रहेगा। क्लियर है? तो जो आया वो डेबिट, दोनों ही एसेट थी तो इंक्रीज हो रही थी जो डेबिट, कैश डिक्रीज हो रहा था तो क्रेडिट। एसेट में भी टाइप्स में क्या है कि मोबाइल फोन आपका नॉन करेंट एसेट ले सकते हो अगर 1 साल से ज़्यादा चल रहा है तो नॉन करेंट एसेट मानो कैश, लेकिन आपका करेंट एसेट होता है। क्लियर है? कैश तो कभी किसी के पास नहीं दिखता, तो वो तो आता जाता रहता है। वैसे कि मेरे पास भाई 2000 का एक नोट पड़ा है, जरूरी तो नहीं 1 साल तक मैं उस नोट को रखे रहूँगा, खर्च कर दूंगा मैं। उसके बाद उसके अलावा दूसरा नोट आ जाएगा, बट वो सीरियल नंबर वाला नोट नहीं रहेगा। तो इसलिए कैश अकाउंट क्या है, करेंट एसेट। ओके, अब दूसरा एग्जांपल क्या लें, लिखता नहीं मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। मैंने अपने ट्यूशन सेंटर का रेंट पे किया है। मैंने अपने ट्यूशन सेंटर का रेंट पे किया है, वो भी अपने बैंक अकाउंट से। मैंने कैश नहीं दिया, मैंने उसे UPI के थ्रू पेटीएम कर दिया। पहले मेरे को उसके पेटीएम UPI नंबर था, UPI ID थी, मैंने उसको UPI ID पेटीएम में डाला, ट्रांसफ़र, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। तो मेरे बैंक से कटे होंगे। क्लियर है? तो इस केस में क्या है, 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, रेंट और बैंक अकाउंट। जो मैंने रेंट पे किया है वो मेरा क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को पे करने के लिए मैंने अपने बैंक से पेमेंट करी, तो मेरा बैंक क्या हो गया, कम, और बैंक मेरी क्या है, एसेट यानी कि करेंट एसेट, जो कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है? तो रेंट एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है और एसेट का नेचर भी डेबिट होता है।
तो मैं जब वो नीचे बता रहा हूँ इंक्रीज वाला बता रहा हूँ। तो रेंट आपको क्या करना है, देखो रेंट इंक्रीज कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। अभी जैसे ये मंथ चल रहा है सितंबर का, सितंबर से पहले आपने अगस्त तक का रेंट पे करा होगा। सपोज हर महीने आप 10,000 देते हैं, अगस्त तक कितने हो गए, जनवरी से 8 महीने, आप ऑलरेडी 80,000 दे चुके हैं। अब इस महीने सितंबर में 10,000 और दे रहे, तो 80 + 10 90 इंक्रीज हो रहा है रेंट का खर्चा आपका, इसलिए रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस का नीचे डेबिट होता है तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही थी, बैंक से पैसे कट जाएंगे, कम हो जाएंगे बैंक में के पैसे। तो अगर एसेट के नीचे डेबिट होता है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस जो कि डेबिट है नेचर और इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो मैंने आपसे आपको बताया 10,000 अमाउंट, अभी कुछ भी ले लो आप। अब आप लोगों को समझ आ रही होंगी जनरल एंट्रीज। अब इसके बाद क्या ले सकते हैं, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे ए नाम के स्टूडेंट से 1,000 रुपये फीस मिली है, मुझे ए नाम के स्टूडेंट से 1,000 रुपये फीस मिली है। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो इसको हम दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले दूसरा तरीका, पहला तरीका बताता हूँ जिसमें दो, देखो पहले तरीके में क्या होगा, 2 एंट्रीज होंगी, दूसरे तरीके में सिर्फ 1 एंट्री होगी। तो अभी पहला तरीका देखते हैं मेथड। पहले मैंने क्या करा, ए डेबिट टू ट्यूशन फीस, इस एंट्री में मुझे इसके बाद क्या होगा, कैश डेबिट टू ए 1,000 1,000 1,000 1। तो पहली एंट्री मुझे क्या बताती है, ट्यूशन फीस मेरी क्या है, इनकम, और इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो ये इंक्रीज ही कर रही है, अभी तक वो मुझे 8 अगस्त तक 8,000 रुपये दे चुका है, 1,000 रुपये और देगा। तो 1,000 इनकम थी तो मैंने क्रेडिट कर दिया इंक्रीज करने के लिए, और ए को डेबिट क्यों करा, क्योंकि अगर इससे ये पता लग रहा है कि ए मेरा डेटर बन चुका है, ए से मुझे 1,000 रुपये लेने हैं, ये एंट्री बताती है कि 1,000 की मेरी इनकम बन गई और ए से मुझे 1,000 रुपये लेने हैं। तो ए से अगर आपको जिससे हमें पैसे लेने होते हैं हमारा क्या होता है, डेटर, ठीक है। और डेटर किसका पार्ट होता है, करेंट एसेट यानी कि एसेट, और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, क्लियर है। अभी डेटर अभी भी बना यानी कि इंक्रीज हुआ है, इसमें ए डेबिट हो गया और ट्यूशन फीस इनकम है वो क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। अब ए ने मुझे पैसे दे दिए, तो जब ए मेरा डेटर था, अब उससे पैसे आ गए तो मेरे डेटर कम 1,000 रुपये से, ए को मैं हटा दूंगा अपने डेटर की लिस्ट से, तो मेरे डेटर डिक्रीज हो रहे हैं। डेटर एसेट है, जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। अब डेटा तो खत्म हो गया, खत्म क्यों है, क्योंकि उसने मुझे 1,000 रुपये कैश दे दिया। कैश आपकी करंट एसेट यानी एसेट होती है जिसका नेचर डेबिट होता है, और इंक्रीज ही हो रहा है, 1,000 रुपये आपके पास आ रहा है, क्लियर है। तो अभी देखते हैं वीडियो भी थोड़ा टाइम है, अभी 28 मिनट्स हुए हैं। आई होप, आई गेस आपको समझ भी अच्छा, अभी तक ये तो हो गया। अब इसको मर्ज कैसे करके कर सकते हैं, इसमें बताता हूँ। ए यहाँ पे डेबिट हो रहा है और ए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल इफेक्ट हो जाएगा। भाई पहले एंट्री में मैं डेबिट कर रहा हूँ, दूसरे में क्रेडिट कर रहा हूँ, तो कैंसिल इफेक्ट पड़ ही रहा है। इससे बड़े मैं उसे एंट्री में दिखाऊँ ही ना, तो दिखाऊँ ना मैं, कैसे ऐसा हो सकता है। मैं अगर कर दूं कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस, वैसे भी वो कैंसिल हो जाता। अब भाई मुझे थोड़ा जल्दी मुझे भाई रजिस्टर के पैसे लगते हैं, मुझे अब सारा रजिस्टर में 2 एंट्री करूँगा, भर जाएगा 2 दिन। जो रजिस्टर 1 महीने भरना होगा वो 15 दिन में भर जाएगा। अगर मैं 2 एंट्री की 1 एंट्री करूँगा तो 1 महीने चल जाएगा, ठीक है। भाई अपना एक्सपेंस बचाने के भी सोचते हैं ना अकाउंटेंट, तो इसलिए मैं मर्ज करके 1 एंट्री कर सकता हूँ, तो ये भी चल जाएगा। हाँ, नरेशन में यहाँ पे मैं लिख दूंगा, हर एंट्री की नरेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं बीइंग ट्यूशन
फीस रिसीव्ड फ्रॉम ए, ब्रैकेट में लिख दिया। ये तो यहाँ पे भी मैंने शो कर दिया कि भाई ए से ट्यूशन फीस आई है। यहाँ पे अगर इसकी निरेशन करूँ मैं तो बीइंग रेंट पेड थ्रू यूपीआई, नॉर्मल है, हो सकता है। बीइंग मोबाइल फोन परचेज्ड इन कैश। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने समझ लिया कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को कुछ अपनी टर्म्स, जो अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, वो मैंने दोबारा से रिवाइज कराया था, ताकि आपको ये वाला जो वीडियो था और अच्छे से पसंद आए। जो 2 वीडियो मुझे मेरी प्रीवियस नहीं देखना चाहते हैं वो फिर भी से देख पाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जिस तरीके से बताया है, मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ को भी यहाँ पे कवर अप कर सकूँ। उतना कवर नहीं हो पाएगा, डेप्थ मैंने यहाँ पे नहीं बताया, डीप नहीं लेके गया मैं यहाँ पे किसी टॉपिक को जो पिछले 2 वीडियोज़ में था, बट हाँ काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की। इसमें हमने अभी तक फिर हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ लिए। दोनों मैंने आपको मेथड बताए थे। आसान मेथड तो मुझे ही पता है, आपको ही पता है, वही वाला है जो 5 हेड्स थे, उनके नेचर आपको बस इंक्रीज वाले याद रखने। आसानी से आप सारी जनरल एंट्रीज कर लेंगे। फिर हमने जनरल एंट्रीज करी हैं। अभी जनरल एंट्री की एक और वीडियो चलेगी जिसमें हम अभी मैंने बहुत आसान जनरल एंट्री ली है, इसके बाद हम टफ जनरल एंट्री भी सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि यहाँ पे अभी तक केस ऐसा नहीं आया कि किसी बच्चे से मेरे को ट्यूशन फीस एडवांस मिल गई हो, या किसी बच्चे से इस महीने ट्यूशन फीस नहीं आई हो, रेंट मैंने ज़्यादा पे कर दिया हो, कम पे कर दिया हो, वो सब चीज़ें। एक एंट्री हाँ मुझे भी याद रही, वो भी आप सीख लो। जैसे कि मैंने जब ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करा, तो मान के चलो मैंने अपने ट्यूशन सेंटर में टोटल 50,000 रुपये लगाए हैं उसे ओपन करने में। बेंचेस लगाई हैं, बोर्ड लगाया, पंखा लगाया, काफ़ी चीज़ें करी हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उस साइड में कैपिटल भी था, तो मैंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए। तो जब भी ऑनर अपने बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो वो कैपिटल होती है, और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए हम लोग इसे, और इंक्रीज हो रही है कैपिटल, 50,000 रुपये लगाएं, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और कैश डेबिट क्यों हुआ है भाई, कैपिटल तो क्रेडिट हो गई, अब बिजनेस के पास पैसे भी तो आए ना 50,000 रुपये, तो कैश डेबिट हो गया। पैसा आया, कैश डेबिट, और कैपिटल भी क्रिएट हो गई 50,000 रुपये से, तो डेबिट क्रेडिट भी बराबर है, और कैपिटल लगाने की एंट्री भी हो गई। अब इसी 50,000 को मैं यूज़ करके जो भी चीज़ें खरीदूंगा उसकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। सपोज मैंने बेंचेस खरीदी थी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो ना थोड़ा ना मतलब अच्छे तरीके से भी एंट्री करना होता है। मैं यहाँ पे बेंच से डेबिट लिखूंगा, वो अच्छा लुक नहीं देगा, मैंने इसलिए फर्नीचर लिखा। फर्नीचर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, बेंचेस आ जाएंगे, बोर्ड आ जाएगा, इसलिए ठीक है। तो एक ही हेड को हम यूज़ कर पाएंगे। तो अगर फ्यूचर में भी कुछ मैं लकड़ी का सामान खरीद रहा हूँ तो मैं फर्नीचर में लिखूंगा, तो फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 10,000 मैंने फर्नीचर में लगा दी। अभी भी 40,000 बचे मेरे पास कैपिटल के, तो मैं उससे आगे मैं पंखा खरीदूंगा, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह सब चीज़ें खरीदूंगा, तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। तो उसके बाद की एंट्री है। क्लियर है। लेकिन 50,000 रुपये तो कैपिटल लगा हुआ है, वो तो हम अब कैश कम कर रहे हैं, ठीक है, सामान खरीदने के लिए। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ना पसंद आए डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी करें। अगर पसंद आए लेकिन लाइक ज़रूर करें। स्टे होम, स्टे फोकस।